अशोक जी से ये बात कहना चाहूंगी कि सतरंग के वैभव का आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो, हमें अपने विचारों से अनुभव। सत्र का वैभव ये है कि आप मेरे दाएं बैठी हैं, बीच मेरे बाएं बैठे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। इससे वैभवशाली क्षण कोई नहीं होता कि कभी को सुनने वाले सामने हों और उसके हाथ में माइक आ जाए। और इससे बड़ा कोई खतरा नहीं होता कि अगल बगल किसी और के पास माइक हो। तो क्षमा पूर्वक मैं इससे क्षमा मांगू और इससे क्षमा करूँ। इनको दुख है कि अभी हिंदी साहित्य में वो बात नहीं आई है। इन्होंने हिंदी की या किसी भी भाषा की पहली कविता के बारे में कहा कि वाल्मीकि ने मान प्रतिष्ठान बनवाना लिखा और क्रौंच के बारे में लिखा। तो सतरंगी का तो एक ही रंग दिखाई दिया कोरोना का। मैं आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, लिटो फेस्ट के सारे संयोजकों को बधाई देता हूँ कि इस मंदिर के किनारे आपको मौका दे रहे हैं कि साहित्य के बारे में बात करें। उधर से लेने आए तो आपके अंदर जाएं, फिर आपके अंदर से जाके समंदर में वापस चले जाएं, तो रंग तो बदलेंगे। उधर का रंग इधर है, इधर का उधर जाए। मैं जिस होटल में टिकाया गया उसका नाम था सी ग्रीन, तो एक रंग तो ग्रीन नाम था। अगर धनुष का जिक्र कर दें तो एक रंग, खिड़की खुली हुई थी, समंदर दिख रहा था। ये नरीमन पॉइंट्स है। यहाँ पे मैंने देखा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक जोड़ा क्रौंच पक्षी दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे की गलैयां डाले हुए निश्चित थे, क्योंकि उनका मुख समंदर की तरफ था। समंदर की तरफ कोई बहेलिया नहीं था जो उन्हें मार देता। बहेलिए सारे इस तरफ रहते हैं जिधर समंदर नहीं रहता। तो कौन मारेगा? ये मुंबई की महानता है कि वो क्रौंच पक्षियों को पालते हैं और उनकी तरफ देखते नहीं जब वे प्रेम में मग्न होते हैं। अगर मैं दिल्ली में, मेरे गाजियाबाद में होते तो बस अंदर के लोग आ जाएंगे। सही बात। कुछ मिठाई करते थे, कुछ हरियाणा से आ जाते, खाप पंचायत वाले तो एक क्या दोनों को मार देते, दो बार नहीं की जरूरत होती लोग बताने के लिए। तो दरअसल इंद्रधनुष परावर्तन का परिणाम है। रंग एक ही होता है जो इन्होंने पहना काला, रंग एक ही होता है जो मैंने पहना है सफेद। बचपन में एक प्रयोग कराया जाता था भौतिक शास्त्र की कक्षा में कि एक गोल पहिया दिया जाता है, उस गोल पहिए के 7 भाग कर दिए जाते थे, उसमें 7 रंग आरंगियां बने जाते थे, उसके बीच में एक छेद होता था और तकली लगा के उसमें घुमाया जाता था। तो जितना तेज घुमाते थे वो सफेद हो जाता था। कमाल की बात, 7 रंग समा गए एक सफेद में। इसका मतलब है सारे सातों के सातों एक सफेद में। सफेद जो कि शांति का प्रतीक है, सफेद जो कि सत्य का प्रतीक है, सफेद जो कि कपिल वस्तु, मगध, कौशाम्बी, उन सब का माइथोलॉजी का रंग है। और काला कब हो जाता है? काला हो जाता है जब बिना अनुपात के किसी कटोरी में 7 रंग का बोल दो तो वे सातों के सातों अनिश काले हो जाते हैं। आप जानते होंगे, आप सिनेमा के आए हैं। तो एक ही मात्रा के 7 रंगों के साथ आप क्या चित्रण लगा दमादम ध्वस्त गिनोला शानदार। अब ये कविता सुनाने लायक नहीं है, लेकिन ये अपने कवि को कैसे लोगों जैसे दमादम मस्त कलंदर सुना, आह्लाद में एक अर्धविक्षिप्त सूफी गा रहा है जिसे न सुख है न दुख है। अब एक उसी सूफी को उन टूटे हुए वाल्मीकियों के बीच में बैठा महसूस करिए तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर भी वाल्मीकि की आत्मा आई होगी, जिसने मान शाद कलंदर वस्तक न कर न करो। तो हम किसी भी भाषा में, किसी भी शैली में, फिल्मी गाना है ये, नहीं है सूफी गाना है ये, तो कोई भी शैली हमारे पास पहले से होती है। अगर आदि कवि वाल्मीकि
नहीं है तो हो सकता है उनके पास कोई शैली ना हो और उनकी वाणी स्वतः स्फुरित हुई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कवि कविता लिखता है उसकी कविता अगर कल्पना, भावना, बुद्धि, संवेदनात्मक उद्देश्य, ज्ञान, संवेदन, इन सब की मिट्टी से किसी चाक पर घूम कर किसी ने बनाई हो तो वो संसार की पहली कविता होती है। हर कविता ऐसी है। अशोक जी ने काफी अच्छी व्याख्या की कविता की और सतरंगे मन को भी बहुत अच्छे से बताया। अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। आप वाकई वैसी जिंदगी जी रहे हैं और वही वाली बातें कर रहे हैं तो लोग एक्सेप्ट करते हैं इस। और तो अच्छी कविता की बहुत ज़्यादा जगह है समाज में, आजकल लोग ले रहे हैं। तो अच्छी और बुरी चलता और मतलब ये क्या सर कविता सुना के बताइए सर इसको। जी मतलब अगर लेक्चर से कविता अच्छी बुरी नहीं होती। पहले आप नहीं सभी जितने दिए मैं कह रहा हूँ कविता अच्छी बुरी नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती। जैसे कविता के इलाज में लिखो अपना लिखा हुआ तो सबको अच्छा लगता है। फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ लोग एक तरह की कविता को कविता नहीं मानते, जो उस तरह की कविता को कविता नहीं मानते उनको इस तरह के लोग उस तरह की कविता नहीं मानते। कविताएं अब भूमंडलीकरण के बाद में ये अच्छी बात हुई है, बहुत सारी नकारात्मकताएं हमारे सामने हैं, लेकिन स्वयं के प्रकाशन की जितनी सुविधा आज है उतनी पहले कभी नहीं रही। आपके ऊपर मकड़ी आई, उसने आपकी चेतना जकड़ी, फिर आपने उठाई कलम जैसी लकड़ी और आपकी सोशल मीडिया पे चेतना में से अकड़ी। लोग मैंने कभी मैंने बना दिया। पहले क्या था मनीष, आपके बड़े बहुत अच्छी तरह और बहुत व्यावहारिक बात करते हैं, इससे मुझे अच्छे लगते हैं। आपने एक बड़ा काम किया कविता, हिंदी कविता के नाम से उन कविताओं को लोकप्रिय करने का बीड़ा उठाया है। तो आपकी लोकप्रियता क्यों जा रही है? आपको लोकप्रिय होते देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कविताएं लोकप्रिय नहीं हो पाती थी क्योंकि इनके लिखने वाले कवियों ने कभी इनका पाठ नहीं किया, और पाठ अगर किसी गोष्ठी में किया तो कैमरे का ठाठ नहीं मिला और हमें उनकी स्मृतियां नहीं है कि हमें उन्होंने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया। तो पहले क्या था कि एक कविता होती थी बुक वाली, किताब में चलती थी, एक होती थी बुकिंग वाली। कभी को बुक करो भैया पैसा दो तो आएगा, सुना में चला। बुकिंग में पैसा मिल जाता था, कविता वो भी लिखता था। इतने सारे कवियों ने जिनको मंच पर बुलाया, इन बुक वालों को कोई नहीं बुलाता था, इसलिए वो इन बुक वालों को ध्यान ही नहीं देते थे। भैया अपना लिखे, अपना पढ़ ले, अपना समझ ले, हमें क्या मतलब है सब। ये तो महान लोग हैं, कभी भी नहीं किया, कभी नहीं किया। हम तो अपना ताली बजाना जानते हैं, हम अगर खड़े हो जाते हैं तो 50,000 की ऑडियंस हमारी मुट्ठी में, जो उनकी ताकत। तो एक पुस्तक में रहता था और एक पुस्तक में रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो पुस्तक चला गया वो तो गुलचंदा हो गया। गुलचंदा होने के लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि पुस्तक जाने के लिए उसको झंकार हो। फिर चेतन भगत बुरे नहीं लगते आपको, फिर यहाँ पंकज बुरे नहीं लगते बैठे हो, फिर वो नीलिमा चौहान बुरी नहीं लगती जो पतनशील पत्नियों के नोट्स लिखती है, क्योंकि आज हम दूसरे दौर में। तो जो जिस समय लिखा गया उसका उसके पाठक वर्ग के लिए योगदान है। तो हमें ये मान के रखना चाहिए, चलना चाहिए कि हर कविता का प्रभावी वर्ग एक नहीं होता। अलग अलग तरह की कविताएं अपना अलग अलग प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। मुक्तिबोध की कविता को अगर जनता पसंद करने लगे, अज्ञे के बिंबों को कोई जान जाए, केदारनाथ जी के बाग में बैठे बिंब को छाछ पीते हुए कोई मजाक न करे, उसकी तह तक जाए तो बात नहीं। लेकिन इनमें बड़ा अंतर है, सांस्कृतिक अंतर है। जो रिक्शे वाला, ठेले वाला, निम्न मध्य वर्ग का आदमी, दिन रात दुकान चला के रात को थोड़ा सुकून लेने वाला आदमी, एक साल इंतजार करने वाला आदमी, जो भाई नुमाइश आएगी तो हमारा कवि सम्मेलन होगा, जिनका एक वार्षिक अनुष्ठान हो कवि सम्मेलन, वो
आ जाते हैं 7 बजे बैठते हैं और सुबह के 7 बजे तक भोर की किरण तक उठते नहीं है। 12 घंटे का अखंड काव्य पाठ चलता है। तो वो उनकी इतिहास है और वो आज भी है। वो पुस्तक वालों को दिखाई नहीं देती, उसको मीडिया भी नहीं दिखाता है। मीडिया उनको दिखाता है जो मीडिया का गणित, व्याकरण और अनुकरण और करण और नकरण सब जानते हैं। वो सदाचरण जानते हैं, सदाचरण में से सब निकाल के आचरण जानते हैं, आचरण में से आ निकाल के चरण जानते हैं, चरण में से चा निकाल के रण जानते हैं, रण में से रा निकाल के न जानते हैं, न माने न माने नो। अब क्या हो, बच गया शून्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बचे हुए शून्य को नए जमाने के बच्चे बनेंगे और इस शून्य को सतरंगी करेंगे। एक कविता का नाम दिया आप सुनाएंगे। 55 साल वाली वो लंबी कविता है, बहुत कविताएं हैं। वो लंबी कविताओं के लिए शायद खूब सारी कविता है, लेकिन उतना लंबा सत्र होना चाहिए। पहले क्या होता था कि विश्व हिंदी सम्मेलन हो या कोई भी सम्मेलन हो, अंत में कवि सम्मेलन रखा जाता है। अब लिटो फेस्ट में होने लगा है कि संगीत के कार्यक्रम होते हैं, भाषा के कवि सम्मेलन, एक कवि गोष्ठी भी होनी चाहिए और सब भाषाओं के कवियों को बुलाया जाए, सिर्फ हिंदी के ही नहीं और दूसरी भाषाओं के भी कवि बुलाए जाए। तो एक कवि गोष्ठी ऐसी जो 3-4 घंटे चले और लोग उसका रस मैं जी जिसमें पुस्तक वाले कवि, हाँ, जिसमें पुस्तक वाले भी हों, पुस्तक वाले भी हों। पुस्तक वाले हों तो ठीक है, नहीं तो पुस्तक वाले जरूर हों। अब जो पुस्तक वाले गायक तो आ जाते हैं, पुस्तक वाले कवि नहीं की पसंद ही ऐसी हो गई है, यानी कि सुनने वाले लोग भी इस तरह की प्रकृति के और इतने गहराई गुजरे स्वाद के हो गए हैं। तो इन दोनों में अंतर करना भी हमें आना चाहिए। अशोक जी अपनी कविता सुना रहे थे, कुछ छोटी सी आगे तकलीफ है। एक कविता सुना देता हूँ, छोटी सी है, कविता से हो जाए। छोटी सी कविता है, क्योंकि अगले सत्र के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। आपने बादल से शुरू किया था, मैं बादल से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी कविता में सुनाना चाहता हूँ। बादल से बोली बदली, बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज जमाने जाए जिधर वो मेरी मंजिल है। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा किस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा कहता है, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के कहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है, प्यासा भरपूर तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा। अरे संग हवा के लगा रहा, तो क्या सागर में बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला नमाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल के थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसकी समा गई। अद्भुत दृश्य है कि दोनों के में डूब, दोनों मिलकर बरसे हो, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूर, दोनों मिलकर बरसे हो, दोनों के